राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। तो मस्त हैं सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 2 डेरिवेशन एग्जाम में आती हैं और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बनते हैं। तो पहला आज हमारा टारगेट है इस चैप्टर के सभी डेरिवेशन को करने का, और जैसे डेरिवेशन खत्म होंगे इसमें जितने भी PYQ के क्वेश्चन हैं सब के सब क्वेश्चन आप क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए, जो क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन की स्टार्टिंग होती है सबसे पहले बायोट-सेवर्ट लॉ से, कि बायोट-सेवर्ट लॉ क्या था, इसका कैसे कैसे हम यूज करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जो बायोट-सेवर्ट लॉ होता है, सबसे पहले हम एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं, एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट, और इस एलिमेंट की लेंथ है डेल या DL ले लिया, छोटा सा लेंथ, और इस DL लेंथ से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। इस पॉइंट P का जो एंगल यहाँ से है थीटा है। कितना एंगल है? थीटा एंगल। अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट P पर इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखिए, करंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ जाएगा? अंदर। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ। देखिए, करंट की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इस तरफ बाहर, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पर जो आने वाला मैग्नेटिक फील्ड है एक किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो बायोट-सेवर्ट ने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट DL है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा। ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा करंट पे, मतलब जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही हाई या ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दूसरा डिपेंड करेगा करंट एलिमेंट की लेंथ। अगर छोटी सी लेंथ है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा लेंथ है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो DB इज प्रोपोर्शनल टू DL। तीसरा DB डिपेंड करेगा इस एंगल के किस कंपोनेंट। तो हमने पढ़ा है जिस तरफ एंगल बने, देखिए इस तरफ एंगल है तो इस तरफ आएगा इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा साइन थीटा। क्योंकि जिधर एंगल बनता है इस तरफ अगर ये R है तो इस तरफ का बन जाता R कॉस थीटा, ऊपर की तरफ R साइन थीटा। हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है? साइन थीटा वाला। ये बस समझने के लिए था कि एक तरफ कॉस थीटा एक तरफ साइन थीटा। तो DB डिपेंड करेगा एंगल के साइन कंपोनेंट पे, और DB डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस जितनी दूर होगी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, तो DB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब सभी को अगर एक कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो क्या दिखेगा कंबाइंड फॉर्म में? DB इज प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा बाई r²। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज μ0/4π IDL साइन थीटा बाई r²। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सेवर्ट लॉ से कितनी आएगी, तो μ0/4π IDL साइन थीटा बाई r²। एक छोटे से एलिमेंट DL से है, जब हमें कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए इसे इंटीग्रेट करेंगे DB, इधर भी इंटीग्रेशन IDL साइन थीटा बाई r²। तो इसे इंटीग्रेट करके हम कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो याद रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगर करंट एलिमेंट लिया है तो हमेशा बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला μ0/4π IDL साइन थीटा बाई r²। बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अब जैसे हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड, तो बात करते हैं जो μ0/4π है, इस μ0 को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू आती है 4π 10⁻⁻⁷ यूनिट न्यूटन पर एम्पियर²। तो μ0 की वैल्यू 4π 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर²। दूसरा कि बायोट-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का जो तरीका है उसे देखते हैं सभी। लिखा है DB इक्वल
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। अभी जो करंट एलिमेंट हमने छोटा सा लिया हुआ है, एक करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, आई डी एल आर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया आर साइन थीटा, नीचे भी आर का मल्टीप्लाई होगा तो आर का क्यूब, तो डी बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ए बी साइन थीटा तो लिखते हैं डी एल क्रॉस आर, नीचे कितना? आर का क्यूब, आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये होती है इसकी वेक्टर फॉर्म। क्या लिखा? डी बी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस आर बाई आर का क्यूब। ये होती है बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की वेक्टर फॉर्म। क्या है? डी बी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर, नीचे मॉड ऑफ आर का क्यूब। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बायो-सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में। जल्दी बच्चों अब हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना नहीं आएगा, हम क्वेश्चन को फील नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए, डायरेक्शन के 3 तरीके हैं। पहले तरीके का नाम है राइट हैंड थंब रूल, दूसरे का नाम है राइट हैंड पाम रूल नंबर फर्स्ट, और तीसरा है मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो पहले तरीके पर आते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए, राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में करंट है, करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखा और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। फिंगर्स अगर अंदर की तरफ जाए इनवर्ड, और अगर बाहर की तरफ आए तो आउटवर्ड। चलिए देखते हैं इसे। जैसे कोई वायर लिया, करंट इसमें आई जा रही है, एक कोई पॉइंट ए है और इधर कोई पॉइंट बी, तो पूछे ए और बी पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा? तो क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन में थंब, अब फिंगर्स यहाँ कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पर इनवर्ड। और दूसरे पॉइंट बी पर देखें तो इधर अंदर, अब फिंगर्स घूमते हुए यहाँ पे बाहर, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? आउटवर्ड। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, करंट इस तरफ है, अब ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? तो चलिए समझते हैं। करंट की डायरेक्शन में रखा थंब को, मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में थंब, अब फिंगर से अंदर, अंदर का मतलब इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और इधर इनवर्ड है तो घूमकर इस तरफ बाहर, तो इस तरफ आउटवर्ड। तो इस तरीके से हमें यूज करना है राइट हैंड थंब रूल का। दूसरे तरीके का नाम है राइट हैंड पाम रूल नंबर फर्स्ट। तो पाम रूल नंबर फर्स्ट आपको ये सिखाता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है, अपने राइट हैंड के थंब को रख देना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो राइट हैंड के थंब को रखा इस तरीके से, करंट की डायरेक्शन में थंब। तो ये जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर, पाम की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, करंट यहाँ पर इस तरफ, ए कोई पॉइंट हमने ए लिखा, इस पॉइंट ए पर पता करना है। तो क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन में थंब, अब पाम अंदर है तो पाम के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ? अंदर। अब अगर इधर अंदर है तो दूसरी तरफ हमें निकालना हो, अगर यहाँ पे पूछे बी, तो देखिए बी पर राइट हैंड के रखा है इधर पाम, करंट डायरेक्शन में अंगूठा, तो पाम ए आ रही है, पाम के परपेंडिकुलर बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा आउटवर्ड। ठीक है। दूसरा जैसे हमने इस तरीके से लिखा, करंट आई, इस पॉइंट पर P और इधर Q, P और Q पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले जिधर करंट है, करंट इस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को, अब ये हमारा पाम है, पाम के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अंदर, तो इनवर्ड, इधर इनवर्ड, तो ऊपर की तरफ कैसा बन जाएगा? आउटवर्ड। तो समझ में आया कि राइट हैंड पाम रूल नंबर को कैसे यूज करेंगे। तीसरा तरीका है मैक्सवेल स्क्रू रूल। अब मैक्सवेल स्क्रू रूल के लिए बायो-सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस आर, नीचे कितना? आर का क्यूब। तो ध्यान क्या रखना, इसमें हमेशा रोटेट करना है अपने, रोटेट करिए dl टू आर, वेक्टर dl से वेक्टर r की तरफ हमें रोटेट करना है। अब dl से रोटेट करने पर अगर स्क्रू अंदर की तरफ जाए इनवर्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ए बी होगा इनवर्ड, और अगर स्क्रू बाहर की तरफ आए
आउटसाइड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ए भी आ जाएगा आउटवर्ड। जैसे हमने लिखा इधर dl, इधर की तरफ r। अब हमें रोटेट कहाँ से करना है, पहले से दूसरे की तरफ, dl क्रॉस r, तो dl से r की तरफ। अब ये dl पे हाथ रखा, r की तरफ घुमा रहे हैं, तो इधर से इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में जब स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर आता है, तो बाहर की तरफ आएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसका आउटवर्ड। दूसरा इस तरफ dl इधर होता, r इस तरफ। अब dl से r क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज का मतलब स्क्रू को ऐसे घुमाएं, और जब स्क्रू ऐसे घूमेगा तो स्क्रू अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसका जो बनेगा ए बन जाएगा इनवर्ड। तो समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, आउटवर्ड है, किस केस में क्या क्या है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल नंबर फर्स्ट और मैक्सवेल स्क्रू रूल, इसे तैयार कर लिया तो फिर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों, हम सीखते हैं निकालना कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन होता है। म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, हमने पढ़ रखा है म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आती है 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और दूसरा हमने पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आती है 9 10 की पावर 9, ये तो पढ़ा हुआ था। इसकी यूनिट आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें क्या करना है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को निकालना है। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसे सेकंड, 2 इक्वेशन हो गई। अब हम करते क्या है, पहली वाली इक्वेशन में दूसरी से डिवाइड करते हैं। पहली इक्वेशन है म्यू नॉट बाई 4 पाई, दूसरी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर 10 की पावर -7, नीचे 9 10 की पावर 9, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ऊपर जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्वांटिटी है 10 की पावर -7 जब नीचे लेकर आए, ऊपर देखिए माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगी, 9 10 की पावर 9 और 7 ऐड होगा तो 16, ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर, और 3 × 10 की पावर 8 होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ए है 3 × 10 की पावर 8 सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को इधर भेजा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी की वैल्यू कितनी आई, रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो स्पीड ऑफ लाइट और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में जो रिलेशन है सी इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c²। सी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर जाएगा सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आएगी सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। बात करें डायमेंशन की, तो सेकेंड स्क्वायर का आएगा टी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा l-2 टी स्क्वायर। तो डायमेंशन है l-2 टी स्क्वायर और यूनिट है सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ए रिलेशन है जो याद होना चाहिए, नोट करिए जल्दी। करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन। बायो-सेवर्ट लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, बोर्ड के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इस सर्कुलर लूप का सेंटर O है और इसकी रेडियस है स्मॉल a। तो हेडिंग है आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये जो सेंटर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे सभी ध्यान से, करंट इस तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ, अंदर, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये बन जाएगा इनवर्ड, अंदर की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ बनेगा, इनवर्ड। अब बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है, तो बायो-सेवर्ट लॉ की पहली कंडीशन कि पहले एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया dl, ए आपकी ए। अब हमें एंगल देखना होता है करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट से निकालना उसके बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90।
अब हमने छोटे से एलिमेंट से निकालने, फिर हम पूरे को इंटीग्रेट कर दें, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो चलिए नोट करते हैं। पहले हमने क्या किया, लेट अस एज्यूम ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, let us assume a current carrying circular loop of radius small a in which current I is flowing, जिसमें करंट I फ्लो कर रही है। We have to find magnetic field at center of सर्कुलर लूप। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसके लिए हमने क्या किया, फॉर दिस वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट dl, इसके लिए हमने क्या, एक छोटा सा एलिमेंट dl ले लिया। फॉर दिस वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट dl एंड angle between DL and A is 90 डिग्री। DL और A के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। अप्लाई बायो-सेवर्ट लॉ। अब बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या था, dB इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा। एंगल यहाँ पे कितना है, 90 बाई आर स्क्वायर, आर का मतलब है ए। देन डी बी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 का मतलब 1 बाई ए स्क्वायर। ये आ गया एक छोटे से एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड। अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी बी दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर। तो dB का इंटीग्रेशन कितना, b, इधर म्यू नॉट बाई 4 पाई, इधर i, इधर dl बाई ए स्क्वायर। क्योंकि हमेशा इंटीग्रेशन उसका करते हैं जो कि वेरिएबल पार्ट हो। तो dl यहाँ चेंज हो रही है, dl इधर था, dl इधर, dl को जोड़ेंगे, बाकी i भी कांस्टेंट, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट। तो डी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर। अब यही ध्यान से देखना है, dl एलिमेंट जब जुड़ेंगे तो इस सर्कुलर लूप का हमें क्या मिलेगी, लेंथ। और सर्कल की जो लेंथ होती है वो होती है सरकमफ्रेंस, और सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी आती है, 2 पाई ए। 2 पाई आर होता है, लेकिन रेडियस है 2 पाई ए। पाई से पाई, 2 से 2 चला जाएगा, ए के से ए कट गया। तो बी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई बाई 2a। इसका मतलब इस सर्कुलर लूप के जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2a। अगर लूप आपका सेमी सर्कुलर होता, लूप अगर सेमी सर्कुलर होता तो b की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4a। अगर क्वाड्रेंट होता तो क्वाड्रेंट में इसका भी आधा, म्यू नॉट आई बाई 8a। ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका है। और इसकी हम बात करते हैं अगर जनरल फार्मूले की, तो इसका जो जनरल फार्मूला आएगा, b की वैल्यू म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई ए। ध्यान रखना, इस थीटा को हमेशा रखना होता है रेडियन में। तो जल्दी से नोट करा दी इस डेरिवेशन को। ये बच्चों अब हम डेराइव करेंगे एक शानदार डेरिवेशन जो कि बोर्ड एग्जाम्पल में 100% पूछी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, उसके एक्सिस पे, सेंटर पे नहीं। सेंटर पे तो म्यू नॉट आई बाई 2a, लेकिन उसके एक्सिस पे निकालना तो कैसे आएगा। तो चलिए सर्कुलर लूप ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक कोई सर्कुलर लूप है, जिसकी रेडियस हमने ले ली a। रेडियस कितनी a है। अब इसके एक्सिस पर, x डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट P ले लिया। अब इस पॉइंट P पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बायो-सेवर्ट लॉ का यूज़ करके। तो देखिए क्या करना पड़ेगा सभी को। सबसे पहले बायो-सेवर्ट लॉ का यूज़ करना है, तो एक पहले छोटा सा एलिमेंट dl लेते हैं। dl ले लिया। अब इस dl से इस पॉइंट जो P की है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया कितनी r।
मैथमेटिकली दिख रहा है कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो आएगी इस वैल्यू। करंट इसमें इस डायरेक्शन में हमने करंट फ्लो करा दी, करंट फ्लो कर रही है, तभी तो करंट फ्लो करेगी, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे सभी, पहले देखिए डीएल एलिमेंट ए है, डीएल एलिमेंट ए हमारा आर ए, कितनी डिस्टेंस पर निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने सीख रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डी बी इक्वल टू बायो-सेवर्ट लॉ में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अब ये जो dB होता है, dl और r दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब dl और r इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड dB। कंफ्यूज नहीं होना है, dl और r तो हमें दिख रहा है, तो r के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90। ठीक है, इस एंगल को हमने मान लिया जो dl है p के साथ में थीटा एंगल पे। ठीक है, अब बात करें, जैसे एक एलिमेंट हमने उधर ऊपर लिया, ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट नीचे ले लिया, इसकी भी सेम डिस्टेंस आएगी इसी तरीके से। ए बी डिस्टेंस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका भी परपेंडिकुलर बनेगा डी बी, इसका भी पूरा एंगल कितने का बन जाएगा 90 का। ए बी एंगल मान लिया थीटा है। बात करते हैं कंपोनेंट की, कौन कौन से कंपोनेंट इसके बनेंगे, ठीक है ध्यान से। एंगल थीटा है, तो ऊपर वाला एंगल मैथमेटिकली ये 90 है टोटल, तो 90 माइनस थीटा। अब इधर 90 माइनस थीटा है, ये थीटा, तो बगल वाला एंगल कितना बनेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो थीटा, थीटा से थीटा कर देगा, तभी तो एंगल 90 का। सेम सिमिलरिटी यहाँ पर, एंगल 90 माइनस थीटा देने वाला एंगल थीटा। अब देख रहे हैं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट बन रहे हैं। अब ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, जिधर एंगल बने कॉस थीटा, अब परपेंडिकुलर में कितना आएगा डी बी साइन थीटा। नीचे की तरफ आइए, डी बी इससे इस तरफ, तो डी बी कॉस थीटा, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी बी साइन थीटा। तो देख रहा है एक सिमिलरिटी कि जितने डी बी कॉस थीटा बनेंगे, सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। अभी दो ही एलिमेंट लिए हैं, ऐसे जितने भी एलिमेंट बनाएंगे सबके डी बी कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा सिर्फ और सिर्फ डी बी साइन थीटा। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें डी बी साइन थीटा का यूज़ करना है। लैंग्वेज नोट करते हैं कि कैसे लैंग्वेज नोट करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, लेट अस एज्यूम ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, लेट अस एज्यूम ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कैरिंग करंट I in clockwise एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज। द रेडियस ऑफ लूप इज स्मॉल ए, रेडियस कितनी है स्मॉल ए। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है स्मॉल एक्स, फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ लाइन। ये जो इसकी एक्सिस है सेंटर से पास करने वाली, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चीज़ तो आपको दिख गई होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इन दोनों के सिर्फ साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, तो हम निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी नेट के लिए हमें क्या करना है, सबके डी बी साइन थीटा कंपोनेंट को ऐड करना है, तो डी बी साइन थीटा। अब डी बी एक छोटा सा पार्ट है, तो डी बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। एंगल कितना है यहाँ पे थीटा, नीचे कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमने आर ली है तो आर का स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और साथ में ए एंगल हमने लिखा है साइन थीटा। और देख रहे हैं डी बी का जो ए साथ में एंगल है 90 था, तो यहाँ पे एंगल कितना 90, ए आर के साथ में बी का एंगल, ये तो कितने का बनेगा 90, तो 90, और कंपोनेंट कौन सा साइन थीटा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई डी एल, साइन 90 की वैल्यू 1, नीचे आर स्क्वायर, इधर एंगल में है साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम डायग्राम से देख लें, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए, हाइपोटेनस आर, तो साइन थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं ए बाई आर। तो मल्टीप्लाई अब इधर कर दें, जो जो कंपोनेंट है बाहर कर दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई भी बाहर हो जाएगा, आई और ए है, ए भी बाहर हो जाएगा। आर स्क्वायर में आर का मल्टीप्लाई कर दें तो आर का क्यूब आ जाएगा, सिर्फ डी एल। देखिए ध्यान से, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई आर क्यूब, इधर डी एल, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए, आर का क्यूब, आर की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जब आर स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर का क्यूब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए आर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर एक्स रूट एक्स का, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और डीएल का जब इंटीग्रेशन डीएल तो मिल जाएगी पूरी लेंथ, देन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और लेंथ का मतलब है इस सर्कुलर लूप की लेंथ, जो कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी है 2 पाई ए। तो ऊपर पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, नीचे 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दैट विल बी योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी सर्कुलर लूप से नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमने एक से नेट निकाला, अब हम बात करें टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक टर्न ना होकर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी नेट आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो पैटर्न समझ में आ गया कैसे निकालना है, जल्दी नोट करा ली सभी बच्चों। हमारा जो अगला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या होता है और इसे डेराइव करिए। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं। तो ये आपको बताता है द लाइन इंटीग्रल, ध्यान से देखिएगा सभी, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a current carrying conductor या current carrying wire in a closed loop, loop कैसा होना चाहिए closed loop, in a closed loop is always mu naught times the line integral of magnetic field around a current carrying wire in a closed loop is always mu naught times to the current passing through the wire। तो ये आपको क्या सिखाता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए लिखते इस तरीके से, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो जो आपके पास वायर या कंडक्टर है उससे पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई टाइम्स। अब ये कैसे आता है इसी को हमें प्रूफ करना है। तो इम्पॉर्टेंट है पहले से पढ़ना, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई। ये डॉट का सिंबल लगा हुआ है, डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी हमें प्रूफिंग सीखनी है कि कैसे इसे प्रूफ करते हैं। बिल्कुल आसान है। हमने क्या किया, एक कोई करंट कैरिंग वायर ले लिया जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है आई। अब इससे आर डिस्टेंस पर हमने एक क्लोज लूप बनाया, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था गॉस लॉ वैलिड होता है लूप के लिए, उसी तरीके से एक हमने लूप बनाया
जिसकी रेडियस है कितनी r। अब जो लूप में करंट जा रही है, देखिए करंट इस वायर में है, तो इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, पढ़ रखा है कि म्यू नॉट आई टाइम्स आना चाहिए। कैसे आएगा उसी के बारे में देखना है। तो देखिए जैसे इससे हम बात करें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो एक हमने छोटा सा एलिमेंट लिया dl, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालें तो देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ आएगा b। किसी बात करनी है b और dl की, तो b और dl इनके बीच का जो एंगल बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि b और dl हमेशा लूप की डायरेक्शन में होंगे। हमने एलिमेंट यहाँ पे लिया, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ जा रही है, तो b इस तरफ, तो एंगल 0 डिग्री। एट ईच एंड एवरी पॉइंट द एंगल बिटवीन b एंड dl विल बी 0। कैसे लिखेंगे सभी? सबसे पहले लैंग्वेज पर आते हैं, लिखना कैसे है। तो लिखा हमने लेट अस एज्यूम ए करंट कैरिंग कंडक्टर in which current I is flowing, जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I is flowing, we have to find the magnetic field, at point P। हमें इस पॉइंट P पर या P या इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो क्या निकालने का तरीका था, देखिए लाइन इंटीग्रल B डॉट dl। अब दिख रहा है A डॉट B, तो A डॉट B का तरीका होता है ए बी कॉस थीटा। B और D के बीच का एंगल है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, देन B dl कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वैल्यू आई B dl। B तो मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इनटू लेंथ L। B की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। A मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी स्ट्रेट वायर से, लेंथ इस पूरे सर्कुलर लूप की, और सर्कुलर लूप है तो जो लेंथ की वैल्यू फिक्स होगी हमेशा 2 पाई r, तो 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, म्यू नॉट आई, तो लाइन इंटीग्रल B डॉट dl की वैल्यू म्यू नॉट आई। याद हो जाएगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। हमारे पास कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने लिया P, इस पॉइंट P पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। इस पॉइंट पे निकालना है एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करके। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको कहता है कि हमेशा जिस पॉइंट पे निकालना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। तो इस पॉइंट को क्लोज करने के लिए हमने एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ किया। इस एम्पियर्स लूप, ये जो एम्पियर्स लूप है इसकी शेप कैसी है, सर्कुलर। तो हमने सर्कुलर एम्पियर्स लूप ड्रॉ किया। अब एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हमने तरीका सीखा हुआ है, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई टाइम्स। तरीका यही है आपके पास। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना कितना आएगा, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो देखिए करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है इस तरफ, देखिए इस तरफ, तो B इस तरफ जा रही है अंदर की तरफ घूमते हुए, और लेंथ हमने dl, दोनों के बीच का एंगल है 0। देखिए करंट इस तरफ, मैग्नेटिक, तो अंदर जिस तरफ लेंथ जाएगी उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो B और D के बीच का एंगल है 0 डिग्री। ओपन करते हैं, B dl cos 0 म्यू नॉट आई। अब B dl cos 0 की वैल्यू 1 म्यू नॉट आई। B बाहर हो जाएगा, अंदर बचा dl म्यू नॉट आई। अब dl का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dl का इंटीग्रेशन L आएगा, तो B इंटू L म्यू नॉट आई। अब लेंथ का मतलब है इस सर्कुलर लूप की पूरी लेंथ, तो क्या लेंथ आएगी 2 पाई r, दैट इज म्यू नॉट आई। सो B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। अब बात करें, P तो निकाल लिया, डायग्राम की इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट है B और R। तो ग्राफ देख रहे हैं डिक्रीजिंग हो रहा है, तो डिक्रीज। ग्राफ की शेप कैसी होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शेप बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
तो नोट करा ली सभी। तो चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को कैसे हम फोर्स निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 को कैसे फोर्स निकालेंगे, और स्क्रू रूल इसका यूज करके कैसे हमें फोर्स को निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। देखिए सभी, पहले बात करते हैं स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल होता है F इक्वल टू, बात करें फोर्स, तो क्यू वी क्रॉस बी। अब फोर्स का तरीका है क्यू वी क्रॉस बी। तो हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट में स्क्रू रूल हमेशा लगा सकते हैं। क्या करना है, हमें रोटेट करना है, रोटेट फ्रॉम V टू B, V से B की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ। अगर स्क्रू अंदर जाता है, इनवर्ड, स्क्रू कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो जो लगने वाला फोर्स होगा, फोर्स भी कहाँ की तरफ, इनवर्ड। अब एक स्क्रू अंदर जा रहा है, अंदर, अंदर का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाते तो स्क्रू अंदर, ठीक है। दूसरा, अगर स्क्रू आउटवर्ड आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड। बिल्कुल सिंपल है। मेन जो काम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए आपको क्या सिखाता है, अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर, लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलर। तो जो पहली वाली फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ए मैग्नेटिक फील्ड, ए मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो थंब होगा लगने वाले फोर्स को दिखाएगा। इस तरीके से होता है एफ बी आई, पहली फिंगर फोर्स, फोर्स कौन सा, थंब, अंगूठा, बी मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी फिंगर, इंडेक्स, इंडेक्स पता है ना, ये जो बीच वाली फिंगर, ये वाली इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर, और आई, आई होता है मिडल फिंगर, मिडल फिंगर, जो बीच वाली फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगी करंट। करंट को ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा उसी तरफ डायरेक्शन। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं, पहले इसे भी फिर क्वेश्चन करेंगे सभी। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 क्या सिखाता है, ये भी बिल्कुल आसान है। अपने राइट हैंड के पाम को, ये जो फिंगर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो पाम के परपेंडिकुलर है ये हमेशा फोर्स की डायरेक्शन। क्या करना है, जो फिंगर्स हैं ए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, जो थंब है अंगूठा, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज, इंडिकेट कर दीजिए पॉजिटिव चार्ज। तो जो पाम के परपेंडिकुलर होगा ये बताएगा मैग्नेटिक फोर्स, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स, याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन पे। देखिए जैसे हमने लिखा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अब क्रॉस का तो मतलब पता ही है कि अंदर की तरफ, और कोई हमने चार्ज दे लिया क्यू, क्यू इस तरफ है, वेलोसिटी, तो बताना है लगने वाले चार्ज पर फोर्स किस तरफ होगा। तो बिल्कुल देखिए, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर फिंगर्स को, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो पाम के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स, तो इसके जो परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी फोर्स। फोर्स कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन हमने इस तरीके से लिखा, ए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कोई चार्ज है क्यू नीचे की तरफ जा रहा है, बताइए लगने वाला फोर्स किस तरफ होगा। बिल्कुल सिंपल है, देख किस तरीके से, पाम इधर मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, नीचे अंगूठा वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो पाम के परपेंडिकुलर ऐसे ही जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब बाहर तो नहीं दिखा सकते, तो लिख दिया कि जो फोर्स होगा आउटवर्ड, रेडियली किस तरफ, आउटवर्ड। ऐसे बहुत सारे डायग्राम आप बना सकते हैं, जैसे लिखा हमने यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, इधर कोई निगेट, इधर कोई हमने चार्ज ले लिया क्यू, इस तरफ जा रहा है, तो बताइए लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आएगी। तो बिल्कुल आसान, देखिए इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरफ है बाहर की तरफ, अंगूठा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, तो पाम देखिए इस तरफ, पाम पे फोर्स ऊपर की तरफ, तो लगने वाला फोर्स कहाँ की तरफ, ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर।
समझ में आ गया कैसे करना है? तो जल्दी से सभी नोट कर डालिए इसे। तो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? फोर्स जो हमें डिराइव करना है, फोर्स की वैल्यू आती है ILB sin थीटा। ये टारगेट है आपका डिराइव करने का। तो देखिए हम करते क्या है, पहले हम लेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सभी, कैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो करना क्या है, इसके बारे में बात होती है। अब इस कंडक्टर में क्या प्रेजेंट होंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर में हमने फ्लो करा दिया करंट I। कितनी करंट फ्लो करेगी? I करंट। अब हमें बताइए कि जिस तरफ करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस कंडक्टर की लेंथ हमने L ले लिया और इसका एरिया कितना है? A। हमने मान लिया, लेट कर लिया, लेट अस एज्यूम देयर इज ए यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज ए यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है एंड ए कंडक्टर हैविंग लेंथ small l and area capital A is placed in magnetic field. Current capital I is flowing in conductor और कंडक्टर में करंट I फ्लो कर रही है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, total number of free electrons is capital N। total number of electron कितने? capital N and number of free electrons per unit volume is small n। और number of free electron per unit volume कितने हैं? small n। तो देखिए तरीका क्या है, number of free electrons per unit volume, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल है n, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा? एरिया A, लेंथ L है, A इंटू L। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स का तरीका क्या है? QVB साइन थीटा। फोर्स, चार्ज की वैल्यू क्या है? E, VB साइन थीटा। ये तो बात एक की हो गई। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं VD वेलोसिटी से। अब बताइए इस पर लगने वाला फोर्स किस तरफ होगा? तो फोर्स के लिए बिल्कुल आसान, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, नेगेटिव इस तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ। तो जितना भी मैग्नेटिक फोर्स होगा पूरा का पूरा कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ। तो एक पर आपने निकाल लिया, इस तरीके से निकालना है फोर्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल फोर्स आएगा, एक पर EVD साइन थीटा, तो N पर N EVD साइन थीटा, NEVD। अभी N की वैल्यू कितनी आई थी? कैपिटल N, यहां से कितना आ जाएगा? NAL, NAL EVD साइन थीटा। अब हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक रिलेशन कि I की वैल्यू आती है NEAVD। तो देखिए NEAVD, ये तो बन जाएगा I, इधर L इधर B साइन थीटा, तो फोर्स मिल गया टोटल ILB साइन थीटा। तो जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है तो लगने वाला फोर्स ILB साइन थीटा। कैसे? देखिए वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं IL क्रॉस B। तो मैग्नेटिक
फोर्स को जब वेक्टर फॉर्म में पूछे तो आई एल क्रॉस बी, वैल्यू आई बी एल साइन थीटा। तो चलिए बच्चों अब हम करेंगे शानदार डेरिवेशन। डेरिवेशन किसके बारे में है कि अगर दो लॉन्ग और पैरेलल वायर हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहला, दो वायर्स हैं, एक में करंट I1 दूसरे में करंट I2, दोनों R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। पहले का नाम PQ दे दिया, दूसरे का नाम RS। दोनों वायर में करंट फ्लो कर रही है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता है कि जब दोनों वायर में करंट फ्लो करेगी सेम डायरेक्शन में तो दोनों वायर एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो अट्रैक्टिव फोर्स कितना आएगा और कैसे अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आपको देखना है। तो चलिए देखिए, पहले वायर में करंट इस तरफ, तो करंट इधर जा रहे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अंदर की तरफ आ गया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं सभी। ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर RS ड्यू टू PQ। तो PQ वायर की वजह से इधर कितना आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का तरीका होता है म्यू नॉट करंट I1 2 पाई R, स्ट्रेट वायर से 2 पाई R। अब बात करते हैं इस पर लगने वाले फोर्स की। तो मान लिया ये जो कंडक्टर की लेंथ हमने ली है, इस L लेंथ पर हम बात कर रहे हैं पर यूनिट लेंथ के लिए, इसकी भी कंडक्टर की L लेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर की तरफ, तो लगने वाला फोर्स इस तरफ, तो जो फोर्स आएगा इस तरफ आएगा। F1 लिख लिया, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तरीका है IBL, इसमें करंट है I2, मैग्नेटिक फील्ड B1 लेंथ है, I2 B1 है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R इंटू L, देन म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 L बाई R, या L को इस तरफ भेज दें तो F1 बाई L म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। PQ वायर से RS पे लगने वाला फोर्स आ गया। अब हम बात करेंगे इस वाले वायर पर इसकी वजह से। तो देखिए करंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर और इस तरफ बाहर, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आ जाएगा बाहर की तरफ। ठीक, अब करंट देखिए, करंट किस तरफ है, करंट है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, राइट हैंड पाम रूल, करंट ऊपर, तो फोर्स इधर की तरफ, तो लगने वाला फोर्स इस तरफ F2। तो हम निकालेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर PQ ड्यू टू RS। तो अब हमें PQ वायर पे निकालना है ड्यू टू RS, तो क्या वैल्यू आ जाएगी PQ वायर पे ड्यू टू RS, B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2। अब इस बार इस करंट की वजह से आया है तो I2 बाई 2 पाई R। तो निकाल लें मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स जब निकालेंगे तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर F2। अब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B2, करंट है I1 और लेंथ हमने लिया है L। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। F2 B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R इंटू I1, नीचे इधर है, तो F2 बाई L म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, इधर तो ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन। देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इधर F1 बाई L इधर F2 बाई L, एक्सप्रेशन दोनों का सेम आ रहा है, मतलब F1 बाई L F2 बाई L दोनों की वैल्यू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। तो जब दो चीज़ों का सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, इसका मतलब दोनों जितना फोर्स इस पर लगाएगा वही सेम फोर्स इस पर। तो अगर दो वायर्स में सेम डायरेक्शन करंट है तो दोनों के दोनों अट्रैक्ट करेंगे सेम फोर्स से। और फोर्स की वैल्यू जनरल फॉर्म में लिखें F बाई L म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए।
याद हो जाएगा सभी को कैसे करना है। और अगर अपोजिट होता तो दोनों रिपेल करते, सेम एक्सप्रेशन उसमें भी आता, बट ए फोर्स पास पास ना आके दूर दूर जाते क्योंकि उसमें क्या होता है, रिपल्सन। बात करते हैं यहाँ से एक टर्म आता है कि डिफाइन करिए 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर क्या होती है? तो देखिए 1 एम्पियर को डिफाइन करना बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे देखिए, 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए अगर ऐसा माने कि दोनों वायर में फ्लो करने वाली करंट 1 एम्पियर है और दोनों वायर कहाँ पे हैं, वैक्यूम में, वैक्यूम। तो अगर दो पैरेलल वायर जिनमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है और दोनों के दोनों वैक्यूम में है, कितनी डिस्टेंस पर, 1 मीटर पे, वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो लगने वाला जो फोर्स आएगा पर यूनिट लेंथ पर म्यू नॉट 2 पाई, I1 1, I2 1, इधर 1, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर -7, नीचे 2 पाई, पाई से पाई कटेगा 2 से 2, तो 2 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो यहीं से हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर कि अगर दो पैरेलल वायर हैं जिनमें फ्लो करने वाली वह करंट 1 एम्पियर है और वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स हमेशा 2 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर होगा। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं शानदार डेरिवेशन। डेरिवेशन है टॉर्क ऑन अ लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, एक कोई यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जहां पर हमने एक करंट कैरिंग लूप को रखा, लूप की सेम है रेक्टेंगुलर। अब इस लूप पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सभी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हर एक एलिमेंट में जितनी आर्म्स हैं करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस तरफ, तो फोर्स इस पे लगने वाला नीचे की तरफ, देखिए अंदर करंट इस तरफ, फोर्स तो लगने वाला फोर्स, और फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे काम करता है बीच में। साइड बी है तो आई बी इंटू बी। दूसरा इस वाली साइड पर भी फोर्स जो होगा बिल्कुल इसी की परपेंडिकुलर बीच में, F इक्वल टू आई बी बी। इस तरफ बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ काम करेगा, F इक्वल टू आई बी ए। बात करें इसकी तो इसका है जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, देखिए करंट नीचे तो फोर्स बाहर की तरफ, F इक्वल टू आई बी ए। ठीक है, जब जैसे ही हमने सभी फोर्सेस को बनाया तो हम देखेंगे कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना आएगा। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका होता है कि जितना ऊपर उतना नीचे, लेफ्ट और राइट देखते हैं। तो देखिए जितना ऊपर है उतना ही नीचे, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम। इधर इसकी लाइन ए है बिल्कुल, देखिए लाइन, लेकिन फोर्स में लाइन से तो कोई मतलब नहीं है। तो जो नेट फोर्स आएगा जितना ऊपर उतना नीचे, जितना लेफ्ट इतना राइट, इसका मतलब नेट फोर्स है 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये लूप आगे नहीं जाएगा, नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे टॉर्क की, तो देखिए टॉर्क कैसे निकालते हैं। टॉर्क के लिए देखना पड़ता है कि क्या फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में है या अलग लाइन ऑफ एक्शन में। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन में है तो उसे टॉर्क नहीं बनेगा, उसके लिए जरूरी है डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन का होना। देखिए दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में, कोई टॉर्क इनसे नहीं बनेगा, नो टॉर्क। लेकिन इसकी और इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, मतलब ये दोनों फोर्स से टॉर्क बनाएंगे। किस पर काम करेगा, इस वाली साइड पर, क्योंकि देख रहे हैं आई बी बी, फोर्स को इधर खिसका दिया, दूसरे वाले को इधर, और फोर्स वेक्टर है तो उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, साइड को बनाया, साइड की लेंथ है b। अब लगने वाला फोर्स इस पर कितना है, आई बी ए। इस तरफ लगने वाला फोर्स है आई बी ए। अब ये वाला फोर्स भी इसे घुमाना चाहेगा, ये वाला भी फोर्स इसे घुमाएगा, और घुमाएगा तो बॉडी में क्या आएगा, टॉर्क। तो टॉर्क के लिए हमें देखना होता है जो दोनों की फोर्सेस हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन, ये पहले का ये दूसरे का, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एंगल थीटा है ओरिजेंटल से, ये साइड बी है तो नीचे वाला बी कॉस थीटा और ऊपर वाला बी साइन थीटा। हमें कौन सा कंपोनेंट लेना होता है, परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो जो नेट टॉर्क आएगा कैसे निकालेंगे, फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 4 से आई बी ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी साइन थीटा, तो आई बी ए इंटू बी दैट इज एरिया साइन थीटा। अब क्या करेंगे इसके आगे, ऐसा लिख सकते हैं आई ए बी साइन थीटा, आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए एम, बी साइन थीटा, तो लगने वाला टॉर्क किस पर आएगा, एम बी साइन थीटा। याद हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो m की वैल्यू आती एन आई ए, और इस m को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। बात होगी टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी। इतना चीज़ें आपको मस्ट है जो इस डेरिवेशन में प्रिपेयर करनी है, तो नो करा ली सभी।